हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी, चाहे वो बीएससी हो या एमएससी हो या पीएचडी होल्डर हो, जो भी बैंक सेक्टर में जाने की सोच रहा है और काफ़ी अच्छे पे स्केल के साथ सोच रहा है, वो इसका एग्ज़ाम ज़रूर देता है, कि इसके बारे में ज़रूर जानना चाहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एएफओ एग्ज़ाम की, दैट इज़ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो कि आईबीपीएस कंडक्ट कराता है अपने एसओ यानी स्पेशल ऑफिसर एग्ज़ाम के उसमें। तो आज हम इस एक वीडियो में सारी डिटेल जानेंगे एएफओ एग्ज़ाम की, कैसे ये होता है, क्या क्या इसके लेवल्स होते हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए अच्छे बुक्स कौन से हैं, उसकी कट ऑफ कितनी जाती है, कैसे इसमें कंपटीशन रहता है, और इसके अलावा हम देखेंगे इसमें हमें करना क्या होता है, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की क्या वैल्यूज़ होती है, क्या उसको काम करना होता है, और भी जो जो चीज़ें हैं, जो कन्फ्यूजन्स रहती है लोगों के माइंड में इस एग्ज़ाम को लेके, वो सब हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आगे बने रहिएगा। एएफओ का एग्ज़ाम जो है वो आईबीपीएस कंडक्ट कराती है। हर साल वो एक एग्ज़ाम लेती है, कॉमन रिटर्न एग्ज़ाम होता है वो, जिसे CWEV कहते हैं। हर साल वो ये एग्ज़ाम कराती है, जिसके अंदर जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को रिक्रूट करती है। ये जो ऑफिसर्स होते हैं, एसओ ऑफिसर्स, ये स्केल 1 के पोस्ट के लिए होते हैं। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 20 से 30 ईयर्स होती है। बाकी SC ST OBC और PhD कैटेगरी में इसमें रिलैक्सेशन होती है एज की। मतलब अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए आप कैसे एलिजिबल होते हैं। तो आपने कोई भी एग्रीकल्चर में जो अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, उस किसी भी ब्रांच से एग्रीकल्चर फील्ड में ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, वो भी 4 साल की। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। कुछ एग्रीकल्चर जो डिग्रीज होती है बैचलर, वो 3 साल की भी होती है, पर वो लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक, तो इसके लिए आपको एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए 4 साल की बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में विद एग्रीगेट ऑफ 50%, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब आप बात करते हैं कि इस फील्ड में ये जो जॉब आप करने वाले हैं, इसमें आपकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो इसमें मेनली अगर हम इन शॉर्ट में बात करें तो आपको एग्रीकल्चर से जो भी लोन आता है या जो भी न्यू डेवलपमेंट इस साइड से आई है, वो फार्मर तक पहुंचाना, एक तरीके से एक्सटेंशन करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोन्स को देना, फार्मर तक हमारे लोन को पहुंचाना, उनके लिए क्या क्या स्कीम गवर्नमेंट्स निकाल रही है वो उन्हें बताना, उनके फील्ड में अगर कोई फार्मर लोन लेना चाहता है तो वो कैसे प्रोसीजर दे, वो उसका फील्ड जो है एलिजिबल है कि नहीं लोन लेने के लिए वो आदमी, ये सब बताना, उसे पता करना, बैंक से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक पहुंचाना, और फार्मर्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो बैंक तक पहुंचाना, ताकि वो उससे रिलेटेड कुछ लोन्स वगैरह उन्हें दे सके। ये सब जो काम होता है ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का होता है। ठीक, इसमें आप एक्सपैंड, डिस्ट्रीब्यूट एंड प्रमोट करते हैं लोन प्रोडक्ट्स को रूरल एरिया में। जनरेट लीड बाय नेटवर्किंग विद फार्मर एंड पोटेंशियल कस्टमर्स इन रिलेटेड फील्ड। इसमें आप प्री लोन इंस्पेक्शन करते हैं कि एक फार्मर ने किसी लोन के लिए अप्लाई किया है बैंक में, तो आप जाके चेक करते हैं कि उसका जो फार्म है उसके लिए जितना वो लोन अप्लाई करना चाह रहा है वो है ठीक है कि नहीं, कहीं ज़्यादा तो नहीं है, या वो उसका फील्ड से उसको वापस रिन्यूएबल मिल पाएगा कि नहीं, और लोन की रिकवरी कराना भी आपका काम होता है। आप पंचायत के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। ठीक, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बैंक में। अब हमने बात की थी एलिजिबिलिटी में कि क्या कि आप एग्रीकल्चर से 4 साल का बैचलर कोर्स किए होने चाहिए। अब इसमें आप कौन कौन सी स्ट्रीम्स की बात कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में आपका सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर, अगर आपने हॉर्टिकल्चर से किया है, या एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस से किया है, डेयरी साइंस से किया है, फिशरी, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर, इनमें से किसी से भी अगर आपने एग्रीकल्चर बीएससी या बीटेक बैचलर डिग्री 4 साल की लेकिन की है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और आपका जो एग्रीगेट परसेंटेज होता है वो 50% होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें सैलरी और इसकी कैरियर प्रोग्रेशन की। तो सिंस ये फर्स्ट स्केल ऑफिसर है, स्केल 1 ऑफिसर होता है, तो आपकी सैलरी रेंज जो है वो 33,000 से 35,000 पर मंथ जो है, एक जीरो यहाँ पे मैं भूल गई लगाना, और लगा लीजिएगा, पर मंथ जो है वेरी करती है।
लेकिन इसके साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा अलाउंस मिलती है, जैसे DA, CCA, HRA, मेडिकल, पेट्रोल, टेलीफोन, मतलब हर चीज़ का पैसा आपको गवर्नमेंट दे रही है। आपको मेडिकल हो, आप घर जा रहे हैं, पेट्रोल, जिस घर में रह रहे हैं उसके लिए आपको पैसे, सब कुछ अलाउंस जो है आपको बैंक में जैसे ऑफिसर्स को मिलती है वैसे आपको अलाउंस मिलेगी। तो जब आपको इतनी अलाउंस मिल रही है तो ये मतलब इतना पैसा भी काफ़ी है। ठीक, तो ये सब मिला के आप देख लीजिए। मेन आपका जो सैलरी होगा वो आपका 33,000 से 35,000 तक रहेगा, और उसके अलावा ये अलाउंसेस होते हैं। बाकी फिर आपकी पोस्टिंग के ऊपर मैटर करते हैं, कैसे कैसे आप करते जाते हैं। एक चीज़ में ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप पोस्टिंग की बात करें तो मोस्टली आपको जो है रूरल और सेमी अर्बन एरिया में ही मिलेगा। अब आपको दिल्ली जैसे अर्बन एरिया में तो नहीं, मतलब कम ही चांसेस होते हैं मेनली आपको, क्योंकि आपको फार्मर्स के साथ इसमें कनेक्शन बनाना है अपना, और फार्मर्स तो आपको मोस्टली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में मिलेंगे, तो इसलिए आपकी मोस्टली पोस्टिंग जो होती है वो इन्हीं एरियाज़ में होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये तो फेज़ 1 था कि ये सारी चीज़ें हमें इसके लिए है कि हाँ हम एग्ज़ाम देते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें हैं इसके बारे में। तो अब देखते हैं एग्ज़ाम कैसा होता है। तो अब इसका एग्ज़ाम जो है वो 2 फेजेज़ में बटा हुआ है, एक होता है प्रीलिमिनरी और एक होता है मेंस। पहले अगर प्रीलिमिनरी की बात करें हम, प्री की, तो इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव होगा इंग्लिश, रीजनिंग एंड आपका क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, ड्यूरेशन आपका 40 मिनट्स रहेगा, सिंस ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इसमें। इंग्लिश की बात करें तो मोस्टली लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे एक चीज़ का बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि इंग्लिश आपके क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे सॉरी, लेकिन मार्क्स आपके 25 ही होंगे। मतलब रीजनिंग में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, लेकिन इंग्लिश में एक क्वेश्चन आधे मार्क्स का है, और टाइम इसको आपको इसमें 40 मिनट ही मिल रहा है। वहीं अगर हम सेकेंड जो एग्जाम होगा इसमें क्वान्टिटेटिव एम्पलीट्यूड्स की बात करें तो उसके भी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, और आपको 40 मिनट मिलेंगे। यानी अगर टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 150 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 125 मार्क्स के होंगे, और आपको 120 मिनट्स मिलेंगे इन्हें करने के लिए। ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव। ड्यूरेशन की बात करें तो वही 2 घंटे का ड्यूरेशन है। नेगेटिव मार्किंग तो इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है हर गलत क्वेश्चन पे। ये तो आपका होता है प्री एग्जाम। फिर होता है आपका मेन एग्जाम। अगर आपने इसे क्लियर कर लिया, अभी हम इसका कट ऑफ वगैरह भी देखेंगे, अगर आपने प्री क्लियर कर लिया है तो फिर आपका आता है मेंस। मेंस में क्या होगा, तो आपका इसमें जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो देखी जाएगी। जो आपका मेन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स का एग्जाम जो है वो इसमें लिया जाएगा, जो कि कितने क्वेश्चन से होगा, 60 क्वेश्चन का होगा, मार्क्स इसमें 80 होंगे, और ड्यूरेशन आपका 45 मिनट्स का होता है। ठीक है, मतलब वो अपने हिसाब से होता है 60 क्वेश्चन 80 मार्क्स, और आपका ड्यूरेशन 45 मिनट्स का। इसमें भी वही 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और ये 45 मिनट का आपका एग्जाम होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों। सिलेबस की बात करते हैं, अब आता क्या है, तो पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड की। तो उसमें आपका जो एसएससी या फिर एसएससी का एग्जाम्स होता है ना, सीजीएस सीजीएल जो होते हैं, उनकी तरह ही इसका भी पैटर्न होता है, या फिर आपका यूपीएससी होता है, बट यूपीएससी जितना हाई लेवल नहीं होता, उससे थोड़ा नीचे ही होता है इसका। तो इसमें आपका सिलेबस होता है नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, मेजरमेंट, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क टाइम एनर्जी, टाइम एंड डिस्टेंस, probability relationship, simple and compound interest, permutation, combination, percentage, partnership, pie chart, line graph, bar graph and mix graph। ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड का सिलेबस। फिर वही बात करेगा रीजनिंग की, तो इसमें सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट डाटा, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वर्बल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, मिरर वाटर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, क्यूब एंड डाइस। ये था आपका सिलेबस रीजनिंग का। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसमें आपको क्लोज टेस्ट, रीडिंग कंप्रीहेशन, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा सेंटेंसेस एंड कंप्लीशंस, पैरा और सेंटेंसेस कंप्लीशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, होमोनिम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये सारा आपका आएगा इंग्लिश के एग्जाम में। इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका एग्जाम होगा उसका ये सिलेबस है। बाकी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होती है सिलेबस में तो आप इसकी, या फिर इसमें कुछ एडिशन ओमिशन होता है, तो आप जो इसकी साइट होगी IBPS SO के एग्जाम की साइट, उस पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं।
अब बात करते हैं मेन होता है कट ऑफ की, कि इसमें कितनी कट ऑफ जाती है, ताकि आपको एवरेज लग जाए कि इसमें कितना कंपटीशन है। तो अगर हम ये मैंने 3 साल का डाटा लिखा है। अगर हम क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड की बात करें तो 2017-18 में इसमें जो मार्क्स गए थे वो 5.75 मार्क्स गए थे। 18-19 में 3.5, 19-20 में 7, रीजनिंग 7.75, देन 5.75 एंड देन 5.25, इंग्लिश 1 to 3.25। मतलब ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो 2017-18 में इट वाज 19.75, इन 18-19 it was 22 and in 1920 it was 36.25। तो आप देख रहे हैं कि इसका कट ऑफ जो है वो बहुत बड़ा एकदम नहीं होता कि माइलस्टोन अचीव करने टाइप का कट ऑफ नहीं है, कम ही कट ऑफ जाता है कंपैरेटिवली जो बाकी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव उसमें। क्योंकि मेन इसमें जो होता है ना कि ये तो आपने करा, उसका जो मेंस होगा, और मेन से भी इंपॉर्टेंट होता है आपका इंटरव्यू। अगर आपने उसमें अच्छे से दिया तो फिर आपकी बल्ले बल्ले। फिर हम फेज 2 जो हमारा प्रोफेशनल नॉलेज देखेंगे तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। तो उसमें आपका जनरल एग्रीकल्चर आएगा, सॉइल साइंस आएगा, मैन्योर फर्टिलाइजर, वाटर मैनेजमेंट, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एंड मेट्रोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, वीड मैनेजमेंट, एग्रोनॉमी एंड हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, करंट अफेयर। ये सब आपका आएगा आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज का जो 60 क्वेश्चन का 80 मार्क्स का एग्जाम होगा 45 मिनट्स के लिए सेकेंड फेज में, अगर आपने फर्स्ट फेज क्लियर कर लिया तब। करंट अफेयर की बात किया तो उसमें करंट अफेयर में क्या आता है, तो करंट अफेयर में आपका आता है करंट डाटा, करंट एग्रीकल्चर स्कीम्स, लेटेस्ट फार्मर हैंडबुक डाटा, न्यू ब्रीडर्स एंड वेराइटी, क्रॉप प्रोडक्शन डाटा, नाबार्ड से जितने भी उसके नॉर्म्स आते हैं, जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड अदर सब्सिडीज सप्लीमेंट्स आते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सब जितनी भी स्कीम्स आती हैं वो सब आती हैं, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। आपको मतलब जनरल नॉलेज जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उससे अपडेट रहना चाहिए। अपीडिया, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा, ये सब करंट अफेयर के अंडर के टॉपिक्स हो गए। अगर कट ऑफ की बात करें, अब आपका फेज 2 क्लियर हो जाएगा तो आपको फेज 3 यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू में लास्ट ईयर की अगर शॉर्ट लिस्ट देखें कि कितना मार्क्स रहा है, तो आउट ऑफ ये कितना है 80, SC का रहा है 28.50, ST का रहा है 26.50, OBC का 30.75, EWS का 30.75, जनरल का 30.75, और ये कितना रहा है आउट ऑफ 60 मार्क्स। अभी हमने पीछे किया था ना, देखिए एक मिनट, ये क्वेश्चन 60 मार्क्स 80, तो उसमें से आपका ये कट ऑफ रहेगा। दोनों का आपने देख लिया। अब मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपका इंटरव्यू रहता है। तो इन दोनों को क्लियर करिए और फिर आपका इंटरव्यू में देखेंगे कि आपको वाकई में कितनी नॉलेज है, और फिर वो क्लियर होता है तो फिर है ही सब सही। फिर हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर पोस्टिंग 2019-20 में अगर आप सीट्स की बात करें तो कितनी सीट थी, तो टोटल सीट थी 670, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 670, जिसमें से पंजाब बैंक की थी 50 सीट, कॉरपोरेट बैंक की थी 100, कॉरपोरेशन की, कैनरा की मैं आपको टोटल सीट बता रही हूँ, बाकी ST SC OBC EWS और जनरल की आपको दिख रही है। कैनरा की 320 थी, यूनियन बैंक की 200 सीट्स थी। तो उस हिसाब से आपका सीट देख लीजिए आप, और ये बढ़ती है थोड़ी, हर साल अब बढ़ रही हैं सीट्स, सिंस कंपटीशन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो सीट्स भी बढ़ रही हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की। अब एग्ज़ाम है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए बुक्स भी चाहिए होंगी। तो इंपॉर्टेंट बुक्स जो मुझे लगती हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या मैंने जितना भी अपने मतलब सीनियर्स से या लोगों से पता किया है, तो ये उन्होंने हमेशा यही कुछ बुक्स हैं जो पर्टिकुलर सजेस्ट की है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 10 बुक्स लेके थोड़ा थोड़ा सबसे पढ़ने से अच्छा एक बुक को आप एकदम डीपली कर लें, कुछ बुक्स को। तो यहाँ मैं तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने हिसाब से बहुत सारे ओपिनियन दे रही हूँ बुक्स की। आप इसमें से जो आपको लगे कि आप ख़त्म कर लेंगे, कुछ बुक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, वो आपको करनी है। ये आपके डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे है। अगर आप BSc में हैं, अभी हैं, तो आप अभी सुधर जाइए टाइप से, कि अगर आप BSc में हैं और अभी से AFO की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अभी से इन बुक्स को थोड़ा थोड़ा देखिए, आपकी लाइब्रेरी वगैरह में मिल जाएगी, या एक आधा परचेज कीजिए। और पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक नहीं लेने की ज़रूरत है, आपको उसी पर अच्छे से ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आप BSc के लास्ट ईयर में हैं,
आपको अब लग रहा है कि नहीं अब तो मुझे कुछ करना है, तोड़ फोड़ बचाना है, तो मैं कुछ पर्टिकुलर बुक्स बताऊंगी, वो आपको लेनी है और उसे अच्छे से पढ़नी है। उसमें क्या है, आपकी शॉर्ट समराइज करके जो आपके लास्ट सेमेस्टर्स थे जो आपने छोड़ दिए हैं उनको अच्छे से कवर अप करा जा रहा है। सेम गोज टू एमएससी और पीएचडी और एनीथिंग एल्स जो भी कर रहे हैं उनके लिए, कि अगर उनका लिंक उधर से टूट चुका है तो वो इन बुक्स को प्रेफर करें। तो देखते हैं, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है अरुण कात्यायन की, आप किसी की भी वीडियो देख लें, किसी की भी, मेरी छोड़े किसी की भी, वो आपको ये ज़रूर प्रेफर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बुक इतनी अच्छी है। इसमें क्या है, आपने जितना भी बैचलर डिग्री में आपने पढ़ना है उस सबको एकदम शॉर्ट समराइज करके, शॉर्ट भी नहीं, एकदम ऐसा भी नहीं कि ऊपर से चला जाएगा, एकदम अच्छे से जो आपको ज़रूरी है, जो आपको जानना चाहिए, वो सब इस बुक के अंदर है। तो आपको इसके 2 वॉल्यूम्स आते हैं, अरुण कात्याल के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये आपको लेना है। ये आपको ज़्यादा एडवांटेज होगा आपका जब आप लास्ट ईयर में हैं अगर, या इसे है और फिर आप इसको करते हैं तो आपको अच्छे से मिल जाएगा और हेल्प हो जाएगा। फिर आप बात करते हैं हम नीम राज सुगंधा की, सॉरी, ये बुक है एग्रीकल्चर कंपटीशन वाली, कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। ये भी बुक काफ़ी अच्छी है, मतलब इसका भी अच्छा है, लेकिन आप अगर एकदम आपका बेसिक उड़ा हुआ है तो पहले आप इसको पढ़िएगा फिर उसको कीजिएगा, और आपका भी अभी निकल ही रहे हैं, आपको अच्छे से है तो आप ये बुक प्रेफर कीजिएगा। ठीक, वो बुक में काफ़ी अच्छे से डिटेल में दिया है, थोड़ी मोटी भी है, और ये बुक पतली सी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा कंसाइज करके दिया हुआ है, तो आप ये देख लीजिएगा। फिर है एक बुक एग्रीकल्चर एट ग्लांस, ये जो है काफ़ी अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत सारे, अब वो तो आपने पढ़ लिया, इस बुक में क्या है आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलेगा, उसमें प्रैक्टिस का उतना नहीं है, इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एमएससी के, पीएचडी के, बीएचयू के, एसएयू के, आईआरआई के, बहुत सारे इसमें एग्जाम्स के, जेआरएफ जो होता है, इन सब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और जो भी कुछ कुछ सिविल एग्जाम्स, बैंकिंग, उन सब के लिए इसमें एक, मतलब जो भी एग्रीकल्चर से एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड इसमें दिया हुआ है मटेरियल, तो आप इस बुक को भी ज़रूर देखिएगा। फिर आपकी नेक्स्ट बुक है, हाँ, ये जो है आपने पढ़ लिया, तो अब आपको ज़रूरत होगी प्रीवियस ईयर पेपर करने की, तो उसके लिए प्रैक्टिस पेपर, तो ये 2 हैं पब्लिशन की, आईबीपीएस एसओ की एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, एक ये देख लीजिए ललिता गौर की, और एक ये वाली बुक है 15 सेट वाला पेपर की, जीके पे पब्लिशन की आती है। इसमें जो है आपको स्टडी मटेरियल जो है करंट अफेयर वो थोड़ा मिल जाएगा, और मेनली आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, तो आप ये ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना पढ़ा तो सब है, लेकिन कितना आपको याद रहा, आपने कितना रिटेन किया, वो तो आप एग्जाम जब करके देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन, तब आपको पता चलेगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बैंक सजेस्ट कर रही हूँ, आप यहाँ देख लीजिएगा। ये जनरल एग्रीकल्चर के लिए बुक है MRMS राठौड़ की, इसमें आपको करंट अफेयर जितने भी नॉर्म्स वगैरह आते हैं ना उसकी होते हैं, तो आप अगर ये बुक ले रहे हैं तो लेटेस्ट एडिशन ही लीजिएगा, क्योंकि पिछला एडिशन लेके क्या फ़ायदा, क्योंकि वो तो करंट अफेयर से पूछेगा, तो इसलिए आप इसे भी प्रेफर कर सकते हैं फॉर जनरल एग्रीकल्चर। अब हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए आप कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो ऐसा रेडी की बुक बेस्ट होती है एग्रोनॉमी के लिए, एग्रोनॉमी में के साथ साथ इसमें थोड़ा मेट्रोलॉजी भी दिया होता है, तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, मैं तो पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको एग्रोनॉमी और अच्छी करनी है एकदम स्ट्रॉन्ग, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। ये आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा। अगर फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बात करें तो आप ये देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद की है। इरिगेशन की RS रेड्डी की आती है, DK दास की इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस आती है। वीट साइंस के लिए आप देख लीजिए 2-3 बुक्स हैं। फिर ये भी बुक जो है एग्रोनॉमी के लिए है, ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स के जो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स इसमें दिए हुए हैं, JRF एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें उसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये थी कुछ बुक्स जो आप देख सकते हैं, बाकी आपका अपना ओपिनियन है, इनमें से आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं, कोई और आपको कुछ अच्छा सजेस्ट करता है आपका सीनियर तो आप वो ले सकते हैं। बुक्स के अलावा मेन तो पढ़ना आपको ही है, तो कैसे पढ़ना, आपको सिलेबस दे दिया है कि कितना कंसाइज, मतलब बहुत ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, जो सिलेबस दिया उतना पढ़िए, और सिर्फ रट्टू तोता मत बनिए, जनरल भी रखिए, क्योंकि आपने फेज़ 1 क्लियर कर लिया, फेज़ 2 क्लियर कर लिया, आपका इंटरव्यू ही क्लियर नहीं हुआ, क्या फ़ायदा। तो आप देखिए अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव रखिएगा इंटरव्यू के टाइम पे, और बाकी बहुत सारे चैनल्स पे इसके बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस लोग बता रहे हैं, तो आप उनको भी थोड़ा बहुत फॉलो कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और सिलेबस हो गया, आपको कट ऑफ पता चल गई क्या है इसमें, सब कुछ पता चल गया। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो और आप कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं कैसे उसे और ठीक करें, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।